हेलो डे स्टूडेंट। ये है आपका वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन पढ़ेंगे। स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको सीखेंगे और बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन आईआईटी का एग्ज़ाम में आया हुआ, नीट का एग्ज़ाम में आया हुआ, जेईई मेंस का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। शायद कि एक लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट ना हो, लेकिन एटलीस्ट 2 लेक्चर में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह आपको स्प्रिंग के साथ क्वेश्चन को दिया हुआ रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। तो हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्प्रिंग में एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग के में एनर्जी कैसे निकालते हैं। लेकिन बेसिक सा बात आपको आने के लिए आपको पहले पिछला सारा वीडियो देख करके आना होगा कि स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है या नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। जो भी चीज़ होता है वो आपको पहले से आना चाहिए। पहले से आना चाहिए का मतलब पिछला वीडियो से आपको सीख के आना चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं आगे कि देखो कोई भी स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा, एक कंडीशन। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम उसको एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे। इन दोनों कहानी में जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे तो स्प्रिंग खुद एक फोर्स लगाएगा अपना अपना नेचुरल पोजीशन की तरफ जाने के लिए, या अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग अपना एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अपना नेचुरल पोजीशन में वापस आने के लिए। तो ये जो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। वह किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कंप्रेस कर रहे हो या कितना एक्सटेंड कर रहे हो। इन चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी एनएलएम में पढ़े हुए होते हैं। कहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हुए होते हैं कि स्प्रिंग द्वारा लगने वाला फोर्स कितना होता है, वेरिएबल फोर्स होता है कि कांस्टेंट फोर्स होता है, ये सारी बातें वहाँ पे करते हैं। तो क्योंकि हम लोग वर्डन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग को फोर्स आना ही आना चाहिए था। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्णन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि स्प्रिंग के द्वारा फोर्स जो लग रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना एक्सटेंड किए या कितना कंप्रेस किए, नेचुरल पोजीशन से आप कितना एक्सटेंड किए या कितना कंप्रेस किए। स्प्रिंग के द्वारा जो वर्डन होगा वो हमेशा क्या होगा, जिधर आप उसको डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही रीजन है कि वर्डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स में अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है और वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा। क्योंकि कोस 180 डिग्री हो जाएगा, इस वजह से -1 यानी माइनस के साथ आपका अंतर आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करेंगे उसके साथ कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और मैं पहले बता चुका हूं कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा है, रिकवरेबल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के साथ जो वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन हो रहा है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी नेगेटिव नेगेटिव हो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, बिफोर एक बात पहले और आप नोट कर सकते हैं कि अगर स्प्रिंग ऑलरेडी पहले से स्ट्रेच है या पहले से कंप्रेस है तो उसके द्वारा वर्डन पॉजिटिव होगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्प्रिंग का फोर्स के द्वारा वर्डन नेगेटिव होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं पूछा जाता है जनरली, ठीक है, बट अगर पहले से ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, यदि किसी चीज़ बंधा हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ या कंप्रेस किया हुआ है, तो उस समय में जो वर्डन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्स उधर ही जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स उधर ही जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग केस है, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बात कुछ समझ में आ रही है। तो देखो मैंने पहले उठाया है स्प्रिंग जो अपने नेचुरल लेंथ में है, ये उसका क्या है, नेचुरल पोजीशन बोलो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी स्प्रिंग पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। अब इस स्प्रिंग के साथ मैं दो कहानी कर सकता हूँ, या तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो मान लो कि मैं इस स्प्रिंग को खींच करके कितना एक्सटेंड कर दिया, 1 मीटर मैंने एक्सटेंड कर दिया, यानी हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ, और इसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया। तो जब मैं स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाऊंगा, खींचूंगा, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा अपने आप अंदर की तरफ। किधर लगाएगा, अंदर की तरफ। इसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। गौर करना, मैंने स्प्रिंग को उधर डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, यानी स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। या ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया। या इसी स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूं, दबाऊं, यानी ये जो नेचुरल पोजीशन है वहां से मैंने इसको 1 मीटर दबा दिया, यहाँ से 1 मीटर इसको दबा दिया, यानी मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा करके इस स्प्रिंग को
ऐसे दबा दिया तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये होगा आपका स्प्रिंग फोर्स। अभी भी आप गौर करो, मैंने स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिट में लग रहा है। एक बात गौर करना, स्प्रिंग फोर्स हमेशा किधर लगेगा, उसके एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी स्प्रिंग फोर्स जो होता है, सीधा हम लोग एलएलएम में पढ़े हुए थे सब बात, क्या होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितना उसको एक्सटेंड किया। देखो थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे थोड़ा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और एक्सटेंड करोगे और स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और खींचोगे और स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। यानी आप जितना उसको खींचोगे, जितना एक्सटेंड करोगे या जितना कंप्रेस करोगे, उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। तो ये जब प्रोपोर्शनली हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे बोलेंगे कहीं एचएचएम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन साथ में लगाएंगे माइनस। सर ये माइनस क्या बताएगा, माइनस ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स इधर हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, एक्स इधर हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। देखो एक्स इधर गया तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। यही माइनस बताता है कि स्प्रिंग फोर्स इज इन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपका स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ये आपको पहले से पढ़ाया जाता है एनएलएम में। अब हम लोग यहाँ बात करने जा रहे थे, मैंने क्या, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक आपका क्या है भाई, टॉपिक आपका है, टॉपिक लिखना बोल रहा है, टॉपिक लिखना स्प्रिंग एनर्जी, हेडलाइन देना स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी इन स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी होगा और वो कौन सा एनर्जी होगा। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक्स मीटर इसको खींचने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्डन हुआ, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना, जब एक्स मीटर मैंने इधर खींचा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा तो इसके द्वारा कितना वर्डन हुआ। ठीक है, तो वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वर्डन बराबर क्या होता है सर, एफ एस कोस थीटा। बट ये हम तभी लगाते हैं जब फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या अभी फोर्स कांस्टेंट है आपका कि फोर्स वेरिएबल है, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल की कांस्टेंट है। देखो भाई स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है ना, एक्स के अलग अलग वैल्यू पे स्प्रिंग फोर्स अलग अलग आएगा। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, नोट डाउन कर लेना। जब वेरिएबल फोर्स आएगा तो वर्क कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, वेरी गुड, इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेशन। यानी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्डन होगा, इसके लिए देता हूँ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ स्प्रिंग इंटू एक्स, बोलो क्योंकि एक्स के टर्म में लिख रहा हूँ, इंटू, ठीक है ना, बाकी कोस थीटा जो है वो तो लिखोगे, क्योंकि मैं कोस थीटा पहले ही कंसिडर कर चुका हूँ माइनस में, नेगेटिव में, तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैंने लिख दिया, वहाँ पे कोस पॉजिटिव कर दूंगा, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के टर्म में, यहाँ डी एक्स लिखेंगे ना, छोटा छोटा वर्डन को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे इंटू कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या करूँगा, यहाँ पे कोस क्वांटिटी की जगह डायरेक्ट माइनस पुट कर दूँ, ठीक है ना, माइनस के एक्स डी एक्स। ये एक्स का वैल्यू भी एक्सटेंशन कितना था मालूम, एक्स का वैल्यू कितना था, जीरो से लेके कहाँ तक गए, एक्स तक गए, या यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है तो किधर आया, एक्स तक आया, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एक्स तक। तो इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस के बाहर हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, जो भी पावर रहेगा पावर में 1 ऐड हो जाएगा और 1 के डिवाइड हो जाएगा, यदि एक्स पर पावर 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से एक्स तक। ये क्या आ जाएगा, देखो लिमिट पुट करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, -1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। यानी आपका स्प्रिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, माइनस स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्डन का एक्सप्रेशन आया कितना आया, -12 के एस स्क्वायर, -12 के एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स मीटर से किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हो तो उस समय स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो कितना होगा, -12 के एक्स स्क्वायर। मत बोल देना सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है सर, के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, मतलब माइनस के एक्स का स्क्वायर। अभी गधे कहेंगे फोर्स कांस्टेंट नहीं है कि तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स वेरिएबल है, और जब चीज़ें वेरिएबल रहता है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो इंटीग्रेशन का रूप लेता है, और जब डिवाइड करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन का रूप ले लेता है। याद करना है सब बात, ये सब बात को तो ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन याद रखोगे, डायरेक्ट ये चीज़ याद रखोगे, वर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर -12 के, बहुत सारा क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे कंटिन्यूसली, बेहतरीन क्वेश्चन है यार, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन आएगा। वर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स के जगह क्या करेंगे, -12 के एक्स स्क्वायर, -12 के एक्स स्क्वायर, ओके। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही किसी पॉइंट पे जाकर एनर्जी होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग रिलैक्स्ड पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करेंगे तो इनिशियल में क्या है, जीरो है, तो हम लोग इनिशियल को नहीं लिख करके डेल्टा यू ना लिख के यू भी लिख सकते हैं। बार बार कहीं भी क्वेश्चन में यू लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो डेल्टा यू की बात कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में डेल्टा यू डिफाइंड है, नॉट यू। डेल्टा यू को ही यू तब लिख पा रहा है जब इनिशियली को क्या मान लिया उन्होंने, जीरो मान लिया। सिमिलरली हम लोग इस केस में एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान दें, जीरो मान लेंगे। तो इस जगह में जाकर के जब स्प्रिंग को मैंने इतना खींच दिया एक्स मीटर, तो अब स्प्रिंग के पास कितना एनर्जी स्टोर है, जाहिर सी बात है अगर स्प्रिंग तभी अपने आप को वापस लेकर के जाएगा जब उसके पास एनर्जी स्टोर होगा, और जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर होगा, क्योंकि मैंने स्प्रिंग पे काम किया, हमने जितना वर्क डन किया वो हम वर्क किसको दे दिए, स्प्रिंग को, और स्प्रिंग अपने पास क्या स्टोर कर लिया, उसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। फिर मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा, स्प्रिंग वर्क करके अपने जगह चला जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के पास क्या स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क जो है वही एनर्जी, एनर्जी जो है वही वर्क, कंटिन्यूसली तो चल रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। चलो अब हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी होगा वो क्या होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पीई जो होगा, यू से सिंबल है उसका, वो क्या होता है सर, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, या इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब अभी बताइए स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, यस सर। जब स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम ये बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई स्प्रिंग बराबर, जो कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग, और जो वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन के बराबर ही होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट में। देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, इस कंजर्वेटिव फोर्स किधर किधर लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तुम इधर लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है ना। देखो तो वर्क डन बाई, अगर मैं इसको निकालता, अगर मैं निकालता वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे क्या रखता, प्लस के एक्स रखता ना, क्योंकि जिधर फोर्स लगाया उधर ही एक्स हुआ, तो कितना रहता, प्लस हाफ के एक्स का रहता। बात एक ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बराबर माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस माइनस प्लस हाफ के स्क्वायर, यानी कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। इस बात को अच्छे से याद रखना, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू बोल सकते हो वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रहेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर प्लस हाफ के स्क्वायर, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग बराबर हाफ के स्क्वायर, मतलब वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होगा, माइनस हाफ के स्क्वायर। याद रहेगा, दो ही बात याद रखना, छोड़ो कहानी, दो ही बात याद रखना, पहले से तो सब सीख चुके हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, माइनस हाफ के स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हाफ के स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना होगा, हाफ के स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग, ये क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस हाफ के स्क्वायर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस हाफ के स्क्वायर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका पूरा कहानी हुआ स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। फिर से लास्ट, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एस स्क्वायर, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होगा, माइनस हाफ के स्क्वायर, स्प्रिंग के अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, प्लस हाफ के स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही स्टोर होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होगा, ठीक है, या उतना ही होगा जितना नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन तो करना ही है। रंग थे नूर था जब करीब तो था। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लाइक क्या कि मान लो दो स्प्रिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 एंड K2। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है सर, देखो कोई स्प्रिंग बहुत लूज होता है, आप उसको आसानी से खींच लेते हो, कोई स्प्रिंग बहुत टाइट होता है, आप उसको खींचने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तो डिपेंड करता है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे, उसका किस पे, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है समझो कि वो उतना ज़्यादा टाइट है, उसको दबाना, कंप्रेस करना, एक्सटेंड करना टफ है, ठीक है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे जिससे वो स्प्रिंग बना हुआ है, जिससे वो इलास्टिक बॉडी बना हुआ है। इसलिए इलास्टिक बॉडी का हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें एक्चुअली में, और इलास्टिक बॉडी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग है, इसलिए हम लोग टॉपिक स्प्रिंग ही लिख देते हैं। क्लास 9 में जब चीज़ें पढ़ते हो तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो क्या। खैर, फॉर टू स्प्रिंग्स K1 एंड K2, दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, तो पहला केस देखते हैं, इफ सेम एक्सटेंशन
इफ सेम एक्सटेंशन गिवन, मतलब दोनों को एक्स मीटर दोनों को एक्सटेंशन, मतलब एक दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग का K1 है, एक का K2 है, मतलब एक लूज वाला है, एक टाइट वाला है, तो लूज वाला को मैं भी एक्स मीटर खींचा तो उसको खींचने में कम ताकत लगा होगा, टाइट वाला को मैंने एक्स मीटर खींचा, एक्सटेंशन दोनों का क्या सेम है, मतलब दोनों को मान लो एक्स मीटर खींचे, तो एनर्जी का जो दोनों का रेशियो होगा दोनों स्प्रिंग के लिए क्या रेशियो होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, के का टर्म में का K1 है का K2 है, तो क्या होगा कैसे होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो की बात करूंगा U1/U2, या मैं वार्डन की बात करूंगा तो भाई वार्डन में क्या होगा, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, दोनों के लिए नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या करोगे सर, माइनस पहले वाला के लिए देखो माइनस बोलो या प्लस बोलो, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, इसके लिए प्लस बोलोगे इसके लिए माइनस बोलोगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। हाफ K1 इंटू एक्स का स्क्वायर, सर K1 क्यों, क्योंकि उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है K1 है, एक्स क्यों सर, क्योंकि उसको भी कितना खींचे एक्स से ही खींचे, बटे हाफ K2 इंटू एक्स, दोनों को एक्स से खींचेगा ना, तो सब कुछ खत्म होकर क्या बचेगा K1/K2। आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, ये इसलिए बताए ताकि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 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 दो अलग अलग स्प्रिंग को आप सेम एक्सटेंशन दिए, दो अलग अलग स्प्रिंग को, अलग अलग स्प्रिंग का मतलब अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग को आप सेम एक्सटेंशन दिए तो दोनों का जो एनर्जी में स्टोर का जो रेशियो होगा दोनों का किस पे डिपेंड करेगा, K1/K2, यानी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोल सकते हो यू जो है यू जो होगा के डायरेक्टली हो जाएगा, U1/U2 क्या होगा K1/K2। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाए, इफ सेम फोर्स गिवन, सेम फोर्स अप्लाइड, अगर दोनों में अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे तो बताओ, तुम खुद सोचो यार, एक स्प्रिंग लूज है एक टाइट है, तो अगर इसमें भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, इसमें भी 10 लगाओगे, इसमें 10 लगाओगे तो थोड़ा सा आएगा, इसमें ज़्यादा आ जाएगा, इसमें क्या होगा ज़्यादा आ जाएगा, इसमें क्या होगा कम आएगा। जाहिर सी बात है दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग होगा, फोर्स सेम लगा रहे हो लेकिन दोनों का क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, एक लूज है टाइट है कम आएगा, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग, तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा U1/U2 बराबर, या W1/W2 जो भी बोलोगे, क्या हाफ K1 इंटू, अब तो सर x1 अलग होगा, अभी x1 नहीं पता क्या होगा, लिख देते हैं x1 का स्क्वायर बटे हाफ K2 x2 का स्क्वायर। सर x1 x2 क्यों लिखे, यस आई एम श्योर, क्यों, क्योंकि x1 एक में एक्सटेंशन ज़्यादा होगा और एक में कम होगा, ज़्यादा मतलब जिसका K का वैल्यू कम है उसमें ज़्यादा होगा और जिसका K का वैल्यू ज़्यादा उसमें कम होगा, तो हाफ K1। लेकिन आपको तो K1 K2 के रेशियो में बताना है, हाफ से अब तो खत्म हो जाएगा K1 K2, अब यहाँ पे x1 भी रहा, क्योंकि गिवन क्या है सेम फोर्स अप्लाइड, ये गिवन है फोर्स क्या है सेम है, यानी F1 बराबर F2, और F का फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला -kx माइनस K1 x1 बराबर -K2 x2। फोर्स बराबर होने की वजह से K1 x1 जो होगा वही K2 x2 होगा, K1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ये मान लो ये दूर गया तो इसका K का वैल्यू कम था ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और ये कम खिंचाया गया तो इसका K का वैल्यू ज़्यादा था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी K1 x1 बराबर K2 x2 होगा। तो U1/U2 बराबर K1 x1, या यहाँ से आप लिख सकते हो x1/x2 को क्या लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में जल्दी हो जाएगा, x1/x2 बराबर K2/K1, तो U1/U2 बराबर K1 गुना x1 का स्क्वायर बटे x2 का स्क्वायर करो, क्या होगा K2 का स्क्वायर बटे K1 का स्क्वायर, x1/x2 की जगह x1 का स्क्वायर बटे x2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। और नीचे में क्या था K2 था, एक K2 से K2 खत्म, एक K1 से K1 खत्म, क्या बचा K2/K1। याद रखना, आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर दो स्प्रिंग को सेम, दो अलग अलग स्प्रिंग को सेम फोर्स से आप एक्सटेंड करोगे, देख रहे हो ना, एक ज़्यादा एक कम आ रहा है, तो दोनों में एनर्जी का स्टोर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा K2/K1, उल्टा हो जाएगा सेम फोर्स से। अगर दो अलग अलग स्प्रिंग को सेम एक्सटेंशन दोगे तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा K1/K2, यानी यहाँ बोल सकते हो यू जो होगा वो क्या होगा K के इनवर्सली होगा। ये दो बात रिजल्ट को याद रखोगे अच्छे से। और एक पॉइंट नोट कर लो, थर्ड पॉइंट, ये तो इसलिए बता रहे हैं ना क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, कभी क्वेश्चन दिखेगा डायरेक्ट बता दोगे क्या, कि अगर मान लो फोर्स और एनर्जी में अगर रिलेशन पूछा, मान लो एनर्जी दिया हुआ है फोर्स, वैसे भी तुमको पता है स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्डन क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। अगर जब हम स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अगर एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो वो एनर्जी स्टोर भी कौन सा फोर्स के द्वारा हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन लास्ट लेक्चर में हुआ है हम लोग का। फोर्स बराबर क्या होता है -d/dr, याद है कि नहीं है। एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, है अच्छे से याद है, वेरी गुड। चलो तो अगर हम बात करेंगे किसका, U के बारे में और F के बारे में, एनर्जी और F के बारे में, तो भाई साहब U बराबर क्या है सर U बराबर जो है ना हाफ Kx
स्क्वायर आया है। अगर मैं यू को ऐसे लिखूँ हाफ के एक्स स्क्वायर और एक के से मैं मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, तो कोई गुना हुआ क्या? कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू बराबर हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के। और के एक्स क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स होता है ना। तो ठीक है, माइनस के एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो बोल सकते हो यू इज इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर बटे के। सर एफ का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यानी यू बराबर एफ स्क्वायर बाई 2k, यानी एनर्जी स्टोर बराबर एफ स्क्वायर बाई 2k। आप बोल सकते हो कभी भी फोर्स अगर कांस्टेंट रहा, कभी भी फोर्स अगर सेम रहा, कभी भी फोर्स अगर अप्लाइड सेम रहा, कांस्टेंट रहा, तो पोटेंशियल जो होगा के इन्वर्सली होगा। पोटेंशियल जो होगा के इन्वर्सली होगा। अगर कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है तो एनर्जी का रिलेशन क्या होगा? एफ स्क्वायर के डायरेक्टली होगा। ये रिजल्ट्स याद रखना, ध्यान रखना, रिजल्ट्स ध्यान रखना। आप यहाँ तक आराम से उतार लो, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा कुछ और चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगर स्प्रिंग को अगर इनिशियल पोजीशन 0 से लेकर के 1 मीटर तक लेके गए तो आप उसके पास कितना एनर्जी स्टोर हुआ? हाफ के एस स्क्वायर। कितना हुआ? हाफ के एस स्क्वायर। उसके द्वारा वजन कितना हुआ? माइनस हाफ के एस स्क्वायर। स्टोर फोर्स के द्वारा वजन कितना हुआ? प्लस हाफ के एस स्क्वायर। कब? जब आप मीन पोजीशन को क्या माने? मीन पोजीशन से लेकर के 1 मीटर लेकर गए। मीन पोजीशन बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन बोले तो जहाँ नेट फोर्स 0 था, वहाँ से अगर आप खींचे 1 मीटर तो ये एक्सप्रेशन लेकर के आए थे। लेकिन ऑलरेडी मान लो कोई स्प्रिंग थोड़ा सा खींचा हुआ है, ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। एग्री करो, अरे कोई स्प्रिंग खींचा हुआ है यार तो उसके पास एनर्जी स्टोर है। फिर आप वहाँ से फिर और खींच रहे हो, यानी और आप उसके पास एनर्जी स्टोर करवा दिए। तो आपके द्वारा जब अब एनर्जी स्टोर निकालेंगे आप, या आपके द्वारा जो लगने वाला फोर्स की वजह से जो वर्डन निकालेंगे, तो वो वर्डन तो कहाँ से कहाँ तक आप लोगे? जहाँ से जहाँ आप डिस्प्लेस किए वहीं तक लोगे, वहीं तक लोगे ना। हाँ, तो इनिशियल वहाँ पे 0 था, अब तो 0 में नहीं है ना कुछ आ गया है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? देखो खाली फॉर्मूला रट लेने से नहीं होगा, फॉर्मूला रट लेने से नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड्स के पास वीडियोज़ को शेयर करो, ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत व्यूज़ कम जा रहा है यार। इतने मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। समझ में आ रहा है अच्छे तो कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो बोलो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बोल भी नहीं रहे हो, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। व्यूज़ का टेंशन नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई स्प्रिंग 0 मीटर से हम खींचें 1 मीटर तो एनर्जी स्टोर कितना हो गया? कितना आया था? वजन बाय स्प्रिंग कितना आया था? माइनस हाफ के स्क्वायर। तो मैं अगर किसी स्प्रिंग को ऑलरेडी मान लो एक स्प्रिंग था, ये उसका नेचुरल पोजीशन था मान लो, और ये मान लो 1 मीटर खिंचा हुआ था, 1 मीटर खिंचा हुआ था, फिर मैंने आया स्प्रिंग को और खींचा लो, और मैं यहाँ से कितना कर दिया उसको? मान लो x2 मीटर, यहाँ से x2 मीटर तक खींच लिया। तो मैं कहाँ तक खींचा भाई? मैं यहाँ से लेके यहीं तक ना खींचा। मेरा काम यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ऑलरेडी यहाँ तक खींचा हुआ था कि नहीं था? मैंने यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा खींचा कि नहीं खींचा? मैं तो 0 मीटर से नहीं ना खींचा। तो मैं एनर्जी कितना, मेरे द्वारा वर्डन कितना होगा बाद में? इतना ही के बराबर होगा ना। उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं वर्डन की बात करूँ तो वर्डन बराबर क्या होता है? नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स dx। स्प्रिंग फोर्स dx कहाँ से काम नहीं खींचा? x1 से लेके x2 तक। ये पोजीशन ऑलरेडी कहाँ पे था? x1 मीटर पे। x1 से अब तक कहाँ पे गया? x2 तक गया, यानी लोअर लिमिट x1 से लेकर अपर लिमिट x2 तक, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे क्या होगा आपका? माइनस के एक्स डी एक्स x1 से लेके x2 तक वर्डन बाई स्प्रिंग बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के बाहर करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है? एक पावर जोड़ करके डिवाइड दोगे, लिमिट x1 से लेके x2 तक, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस हाफ के, और अपर लिमिट क्या होगा? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। वो जो माइनस हाफ के स्क्वायर था अब क्या हो गया? माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वर्डन बाई स्प्रिंग। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ वर्डन बाई स्प्रिंग, यानी प्लस हो जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ध्यान रखोगे ना? जी सर ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रहा स्प्रिंग एनर्जी से लेकर के कंप्लीट थ्योरी। अच्छे से याद रखना पॉइंट, 2-3 पॉइंट को।
स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वजन होगा वो कितना आता है, अगर मैं x मीटर से डिस्प्लेस किया तो माइनस हाफ के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं पहले से ऑलरेडी वो x1 मीटर तक डिस्प्लेस किया होता, फिर मैंने और फिर x2 तक लेकर के आया, x1 से x2 तक लेकर आया, तब कितना वजन होगा, माइनस हाफ ऑफ k इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये हुआ वजन बाय स्प्रिंग। मैं अगर बात करूँगा एनर्जी स्टोर्स पे कितना रहा, तो इसका पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स वजन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या था, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हाफ के स्क्वायर या प्लस हाफ के इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और फिर मैंने 2-3 पॉइंट बताया कि अगर दो अलग अलग स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाएंगे तब जाकर जो एनर्जी स्टोर होगा वो क्या होगा, दोनों में जो एनर्जी स्टोर का रेशियो होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग क्वेश्चन के इनवर्सली होगा। U1/U2 क्या होगा, K2/K1 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को सेम एक्सटेंशन दूं तब जाकर के एनर्जी का रेशियो क्या होगा, K1/K2 होगा। एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन होगा, U बराबर क्या होगा, F²/2K होगा। इन बातों को आप डब्बा पैक करके रख दो हमेशा के लिए और भूल जाओ। नहीं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपसे। तो ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि सब क्वेश्चन अच्छा नहीं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है, पैसे को। व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज U। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से हमने खींचा तो उसके बाद एनर्जी स्टोर होगा, कितना होगा, हाफ के स्क्वायर के बराबर, जिसको उन्होंने क्या बोला, U बोला। 2 सेंटीमीटर से खींचने से उस स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर होता है वो U हो रहा है। इफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय 5 सेंटीमीटर, उसी स्प्रिंग को अगर मैं 5 सेंटीमीटर तक खींच दूँ, उसी स्प्रिंग को, मतलब वही स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, के का वैल्यू सेम स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग को अगर मैं 5 सेंटीमीटर तक खींच दूँ, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। ऑप्शन है यू के टर्म में, क्या यू ही होगा, U/4 25 U 25 या 4 या 4 U/25। तो जो एनर्जी की जहाँ तक बात है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से साफ साफ मुझे दिख रहा है कि हाफ कांस्टेंट है, के क्योंकि सेम स्प्रिंग है, एक ही स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। तो ये भी सेम, ये भी सेम, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, यू एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली, यानी U1/U2 बोल सकते हैं हम x1/x2 का होल स्क्वायर। यानी x1 कितना था, पहले U1 कितना था, मालूम, पहले एनर्जी कितना था, U था, और बाद का हमको निकालना है। पहले एक्सटेंशन कितना था, 2 सेंटीमीटर था, और बाद में 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, रहने दो, का स्क्वायर कर दोगे तो U2 बराबर कितना हो जाएगा, U2 बराबर इस पार लेके जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 U/4, 25 U/4, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। 2 सेंटीमीटर से खींचने से अगर U हुआ तो 5 सेंटीमीटर से खींचने से कितना होगा, कितना एनर्जी होगा, और ज़्यादा होगा, यानी U से ज़्यादा होगा। U से ज़्यादा मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 6 U से भी ज़्यादा होगा क्या। तो जैसे जैसे आप एक्सटेंड करोगे किसी स्प्रिंग को, उसके स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी में चेंज होता है, स्क्वायर के हिसाब से, US के स्क्वायर के डायरेक्टली, US के स्क्वायर के डायरेक्टली। अगर एक्सटेंशन आप डबल कर देते तो एनर्जी उसका 4 टाइम्स हो जाता। यानी यहाँ पे एक्सटेंशन आप क्या किया, 2 से 5 यानी 2.5 टाइम्स की हो, कितना टाइम्स की हो, 2.5 टाइम्स की हो, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 6.25, यानी 6.25 टाइम्स से एनर्जी बढ़ जाएगा। देखो 25/4 कितना आएगा, 6.25। डायरेक्टली बना सकते हो, टिक मार सकते हो, कोई तो क्वेश्चन में जान है नहीं, कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 स्प्रिंग्स, 2 अलग अलग स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग मतलब दोनों अलग अलग स्प्रिंग दिया, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एक का K1 है एक का K2, आर कंप्रेस्ड बाय फोर्सेस F1 एंड F2, और दोनों स्प्रिंग को कुछ फोर्स हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक को F1 फोर्स लगा रहे हैं, एक को F2 फोर्स लगा रहे हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन देम आर इक्वल, और दोनों में इक्वल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग में, हाफ के स्क्वायर, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और एक्सटेंशन पे भी डिपेंड करेगा। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, यानी दोनों का एक्सटेंशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि तुम दोनों पे फोर्स भी अलग अलग लगा रहे हो सकता है सेम भी लगे, ठीक है, देख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि दोनों पे लगने वाला फोर्स का रेशियो क्या होगा। मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यानी 2 अलग अलग स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, और F1/F2 का रेशियो क्या होगा कि दोनों में एनर्जी स्टोर इक्वल हो जाए, दोनों में क्या इक्वल हो जाए, एनर्जी स्टोर इक्वल हो जाए। तो अभी जस्ट हम पढ़े U और F में क्या रेशियो होता है, U बराबर क्या होता है, F²/2K। तो आप यहाँ से लिख सकते हो F का स्क्वायर बराबर 2K इंटू U, यानी F बराबर √2K इंटू U। क्वेश्चन में क्या गिवन है, साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों में एनर्जी स्टोर सेम हो जाए, दोनों में एनर्जी स्टोर सेम हो जाए। 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी आप डायरेक्ट देख सकते हो F जो होगा वो क्या होगा, √K के इनवर्सली, यानी F क्या होगा, √K के। देखो कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन आएगा या रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा या डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आएगा, आप ये देखो जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला लिख दो। इसमें से जब जो कांस्टेंट को हटा दो, मैं यहाँ से डायरेक्ट देख सकता था U क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट दिखता कि F क्या होगा, √K के 1/√K के डायरेक्टली, नहीं
उस पर आएगा तो रूट के है ना, रूट के डायरेक्टली। क्यों सर, एफ स्क्वायर बराबर 2k होता और एफ हटाते तो एफ क्या होता, रूट के डायरेक्टली। मुझे कमेंट करना होता तो f1/f2 क्या बोलूँगा मैं, f1/f2 बराबर रूट ओवर k1/k2, क्योंकि रूट के है डायरेक्टली है, तो रूट ओवर k1/k2 ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस रिलेशन आना चाहिए कभी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए, और कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट वर्डन टू गिव एन एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 2000 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। क्यों, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F बराबर -kx, तो k का वैल्यू क्या होगा, F/x। एफ क्या होगा न्यूटन में और एक्स क्या होगा मीटर में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर होगा। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट के साथ वैल्यू दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर मीटर। हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का बहुत जरूरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है यूनिट का। आप यूनिट का अगर ध्यान नहीं रखते हो तो आपका आंसर 100% गड़बड़ आ जाएगा कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में। तो फाइंड आउट वर्डन टू गिवन एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम, देखो वर्डन निकालना है कि वर्डन किसी स्प्रिंग में कितना होगा, कितना हमको, देखो फाइंड आउट वर्डन टू गिव एन एक्सटेंशन। मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ तो मुझे मेरे द्वारा वर्डन बाय स्प्रिंग नहीं हुआ, मेरे द्वारा कितना वर्डन होगा। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, माइनस हाफ के तो नहीं होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कब, जब आप किसी मीन पोजीशन से एक्सटेंड कर रहे हो। अभी क्या कर रहे हो, फाइंड आउट वर्डन टू गिव एन एक्सटेंशन इन ए स्प्रिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। पहले से स्प्रिंग ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर था, 1 से तुमने 5 तक लेकर के गया। तो अभी मैं बताया कि वर्डन बराबर क्या होगा, वर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस टाइम्स ऑफ वर्डन बाय स्प्रिंग, और किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अगर पूछता कितना एनर्जी स्टोर रहा था तो वो बोलते इतना एनर्जी स्टोर रहा था। हाफ के x2 का स्क्वायर, के का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि अगर मैं x1 मीटर से x2 मीटर लेके जा रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने ड्राइव करके बताया फॉर्मूला को। x2 का स्क्वायर कितना है, x2 कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो ये सब कुछ SI में है तो उसको भी SI में रखना है। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर में क्या होगा 10⁻⁴, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाला क्या होता है सर 10⁻² मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। फिर माइनस x1 का स्क्वायर, x1 कितना था 1 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ कॉमन ले रहा हूँ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुना 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा, और 25 - 1 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.4 जूल, 2.4 जूल, ऑप्शन नंबर 1। बड़ा इजी क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह करोगे तो इस तरह का फॉर्मूला लगाओगे। वर्डन बाय अस, वर्डन टू गिव एन एक्सटेंशन, यानी हम लोग वर्क कितना करें उतना एक्सटेंशन देने में, तो क्या होगा प्लस में। वर्डन बाय स्प्रिंग पूछता तो ये अंदर किस में आता, माइनस में आता। ध्यान रखना, वर्डन बाय स्प्रिंग पूछता तो क्या होता -2.4, क्योंकि यहाँ साथ में क्या रहता माइनस रहता, फॉर्मूला क्या रहता माइनस रहता, क्योंकि वर्डन बाय स्प्रिंग क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो गया प्लस हो गया ना। ठीक है, तो और आगे अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया बार बार बताया। वर्डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में अब तक हमने फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन देखा, अब तक हमने नॉर्मल फोर्स के द्वारा देखा, टेंशन फोर्स के द्वारा हमने देखा, हमने ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्डन देखा। अब एक और नया फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आ गया। किसी ऑब्जेक्ट में सारे फोर्सेस लग जाओ, सारे फोर्सेस को जो वर्डन आएगा उस ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये हम तभी लगा पाएंगे जब हमको उस ब्लॉक का, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड पता हो ताकि हम इनिशियल एनर्जी बता सके, और फाइनल स्पीड पता हो ताकि हम फाइनल एनर्जी बता सके। हमको दोनों जगह अगर एनर्जी पता होगा तो हमको काइनेटिक एनर्जी पता होगा, तो दोनों जगह मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज बता सकता हूँ। जब मैं काइनेटिक में चेंज बता सकता हूँ तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्डन बाय ऑल फोर्सेस। तो मैं उस ब्यूटीफुल क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि देखो जब स्प्रिंग फोर्स भी रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, टेंशन फोर्स भी लगेगा, तो भी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे कर सकती हो, अगर बस एक कॉन्सेप्ट को, वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो मैं इसको जल्दी से इरेज कर रहा हूँ और वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन कुछ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले आप क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करो, कॉन्सेप्ट बता देगा तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, सिर्फ मेरा उतारो पर। अगर उतार भी रहे हो तो यार आप डेटा चेंज करके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो। आपके जो भी मॉड्यूल है, जो भी पैकेज है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहे आपके कुछ सुंदर सा क्वेश्चंस। इसके बाद अगले पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पे, तो इस पार्ट को पहले अच्छे से समझो, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जस्ट हम बोल रहे थे। और लिखा हुआ है अब आएगा ना मजा गुरु वीरू, अब आएगा ना मजा वीरू। इन द गिवन फिगर ब्लॉक कोलाइड्स विद स्प्रिंग, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन। एक इस फिगर में बोल रहा है ये ब्लॉक v0 स्पीड से आगे जा रहा था और स्प्रिंग से टकराता है, कोलाइड करता है, तो बोला मैक्सिमम कंप्रेशन कितने का होगा। ये निकालना कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना दबाएगा। तो कैसे कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो इस ब्लॉक पे फिलहाल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ,
जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा जब वो स्प्रिंग को टच करेगा। तो स्प्रिंग को टच करने के बिफोर इसका स्पीड कितना है, वी नोट, कॉन्स्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो शुरुआत का स्पीड कितना है, वी नोट है। और बोला है मैक्सिमम कंप्रेशन, गौर करो, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग को, जब ये मैक्सिमम दबा देगा स्प्रिंग को, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो स्प्रिंग को है मैक्सिमम दबा देगा, मैक्सिमम दबा देगा। तो इस समय में जो ब्लॉक यहाँ पे टकराया हुआ रहेगा वो ब्लॉक अगेन किस पे चलाएगा, यहाँ पे किस में रहेगा, ब्लॉक रेस्ट पे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि ये जितना दबाना था उतना दबा दिया। अब तो स्पीड हो चल रहा है स्पीड मोशन में किसी से टकराया तो अपोज कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स अपोज कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स अपोज कर रहा है, आगे जा रहा है। तो ये जाते जाते कितना उसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, जब मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो उस समय जाकर ब्लॉक किस पे चला जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। और जो कंप्रेशन हुआ यहाँ से, मान लो स्प्रिंग यहाँ तक था पहले, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ क्या हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन ना। ये आपको निकालना है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ध्यान रहे जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन का क्वेश्चन आएगा ये समझो कि जो भी ब्लॉक उससे जाकर टकरा रहा है वो वहाँ पे जाकर कितना हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा ना। देखो दबा रहा है, अभी मोशन में ही है ऑब्जेक्ट, तो कंप्रेशन हुआ, और दबा रहा है और दबा रहा है, धीरे धीरे स्लो होते होते रुक गया, जहाँ रुक जाएगा वहाँ पे क्या होगा, उसका मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस ब्लॉक पे टोटल लगने वाला फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये थ्योरम आप क्यों लगा रहे हैं, देखो पहले से हमको ब्लॉक का स्पीड पता था कितना था, वी नॉट था, और जब मैक्सिमम में कंप्रेशन कर देगा, जब मैक्सिमम स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा तो ब्लॉक किस पे चला जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा। ब्लॉक किस पे चला जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा। रेस्ट का मतलब ब्लॉक का फाइनल स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मुझे फाइनल स्पीड पता है और मुझे इनिशियल स्पीड पता है तो हम लगा सकते हैं हमेशा वर्डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स है सर, mg फोर्स का वर्डन कितना होगा, mg फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, जा किधर रहा है, आगे, एंगल कितना 90 डिग्री, क्या है mg फोर्स का वर्डन होगा, नहीं होगा, लिखने का जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल के द्वारा, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, लिखने का जरूरत ही नहीं है। कौन सा फोर्स के द्वारा सिर्फ वर्डन होगा, सिर्फ स्प्रिंग, कोई फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है या फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, तो फिर वर्डन बाई स्प्रिंग फोर्स बराबर चेंज इन, हम लिखे यही वाला थ्योरम यही यूज किए, ठीक है ना, थ्योरम वही यूज किए, बट सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का द्वारा वर्डन हो रहा है तो वही उसी को लिखे। स्प्रिंग फोर्स का वर्डन कितना होता है, -12kx² बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनली क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे चला गया तो ½ mv का स्क्वायर करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस इनिशियल कितना होगा, ½ mv0 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितना था, v0 था, v0 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, जब ये मैं किया फाइनल 0 तब वहाँ पे मेरा कंप्रेशन कितना होगा, x होगा, x मैक्स हो जाएगा, तब मैं x मैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब मेरा x मैक्स होगा तो फाइनल स्पीड कितना होगा, 0 होगा, और फाइनल स्पीड 0 होने की वजह से फाइनल एनर्जी भी होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस 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 से माइनस खत्म हो जाएगा, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, और x मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, x मैक्स का वैल्यू उधर रूट उस पार लेके जाएंगे तो mv0 का स्क्वायर बटे k पर रूट लगा दोगे तो v0 बाहर हो जाएगा, क्या होगा, v0 इंटू √m/k। एक्स मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, v0 इंटू √m/k। कितना ही ना, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने बोलेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, और अगर फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, फाइनल स्पीड 0 का मतलब क्या हो गया कि बॉडी का फाइनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, इनिशियली कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा, या तो रेस्ट पे रहेगा, रिलीज करोगे कुछ करोगे तो इनिशियल एनर्जी पता रहेगा। जब भी दोनों एनर्जी पता रहेगा तो आप आराम से लगा सकते हो वर्डन बाय ऑल फोर्सेस। तो ऑल फोर्सेस में देखना है आपको कि कौन कौन सा फोर्स का द्वारा वर्डन हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नॉर्मल भी लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स mg भी लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स टकराने के बाद स्प्रिंग भी लग रहा है, लेकिन mg के द्वारा और नॉर्मल के द्वारा वर्डन पहले ऑलरेडी 0 है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है, तो उसके द्वारा वर्डन क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बचा के स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन हमने चेंज इन काइनेटिक लगाया और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। और 2 क्वेश्चन है, आप पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, ठीक है। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। यहाँ से ब्लॉक छोड़ा जा रहा है और जा करके टकरा रहा है स्प्रिंग से, बोल रहा है ब्लॉक को रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी इसका, 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन, अगेन इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा सर, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, जब ये ब्लॉक जाके मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो उस समय ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम कंप्रेस करने के बाद ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या, इन स्प्रिंग ऑल सरफेस मैक्सिमम कंप्रेशन कितना को निकालना होगा, और आपको दिया है सारा स्मूथ है। सारा स्मूथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो कौन कौन सा फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब ब्लॉक यहाँ पे तो mg नीचे, ब्लॉक आ भी रहा नीचे, mg भी नीचे, आ भी रहा नीचे, यानी यहाँ से यहाँ आने तक क्या लगेगा, mg के द्वारा वर्डन होगा। बट जब यहाँ से इधर बढ़ेगा आगे, जब यहाँ से इधर आगे बढ़ेगा तो देखो mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, बढ़ेगा किधर, आगे बढ़ेगा, उसके द्वारा वर्डन कितना 0 हो जाएगा। हमेशा mg के द्वारा जो वर्डन होगा, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो उसका क्या होगा, mgh, और कौन सा h होगा, वो उसका नेट वर्टिकल हाइट,
नेट वर्टिकल हाइट, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में आए, चाहे वो कोई सा भी प्लेन सर्कुलर पाथ में कैसे भी आए, नेट वर्टिकल हाइट कितना वो नीचे गिरा, mgh कर देना है, वर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर नीचे गिर रहा है तो, और ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, -mgh हो जाएगा। नेट वर्टिकल हाइट पे कितना चेंज आया वो देखना है आपको, वरना फिर कौन से भी लगा सकते हो भाई, ठीक है यहाँ से यहाँ आया तो ये इतना, और पहले बता चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है। तब जब यहाँ से यहाँ आया mgh, फिर आगे गया तो mg इधर उधर, तो वर्डन होगा नहीं, खैर। और बाकी कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और सरफेस स्मूथ। और दूसरा फोर्स स्प्रिंग से टकराने के बाद कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो जो भी फोर्स लगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो भी फोर्स लगे वर्डन बाई ऑल फोर्सेज बराबर चेंज इन। ऑल फोर्स में कौन है सर, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, और कौन सा लग रहा है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है। इज इक्वल टू क्या करोगे सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला, -12 kx²। मैं अगर मैं जब यहाँ पे x मैक्स कर दूंगा तो मेरा फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर कितना होगा सर, mg किधर लगा, बॉडी पे mg किधर लग रहा है, नीचे, और जहाँ भी किधर है नीचे, तो प्लस mgh की -mgh, फोर्थ इंटू प्लस इंटू cos 0 डिग्री, mg भी नीचे, h भी नीचे, एंगल 0, तो प्लस mgh बराबर चेंज इन काइनेटिक, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल भी कितना होगा 0, इनिशियल भी कितना होगा 0, मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 ही रहेगा, 0 - 0। तो हमको एक्स मैक्स निकालना था, इसको मैं पा लेके जाऊँगा, तो mgh बराबर 12 के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, √2mgh डिवाइड बाई के। कितना ईजी है, कितना स्टेप लगा, 1 2, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इस तरह क्वेश्चन। देखने से जितना डरावना लग जाए, बॉल एक ऊपर से गिर रहा है, स्प्रिंग को दबा रहा है, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, वर्डन बाई ऑल फोर्स पर चेंज करने के लिए। क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि मुझे इनिशियल स्पीड भी पता है, मुझे फाइनल स्पीड भी पता है, तो इसका मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता है, और जितना काइनेटिक में चेंज होगा उस ऑर्बिट में जितना भी फोर्स लग रहा होगा, जितने फोर्स के द्वारा वर्डन होगा वो सबके बराबर हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिर रहा है, स्प्रिंग को दबाएगा, बोला मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो बॉल दब जाएगा, और बॉल दब करके वहाँ पे फाइनली क्या होगा, स्पीड कम होते होते क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाइनल स्पीड 0 का मतलब फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल स्पीड क्यों रिलीज किया था, क्या था रिलीज, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 हो गया, यानी फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल एनर्जी 0, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 0 - 0 हो जाएगा। बॉल पे लगने वाला, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, ब्लॉक पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या है, एक mg है, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, और जब दबाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यानी 2 ही फोर्स लग रहा है, उन दोनों फोर्स के वर्डन होगा क्या होगा, एनर्जी में, काइनेटिक में जो चेंज होगा उसके बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, किया ट्राई करो, देखो। द ब्लॉक इज रिलीज्ड, इस ब्लॉक को छोड़ दिया, पहले से मतलब पकड़ के ब्लॉक को छोड़ दे रहे हैं। रिलीज का मतलब कुछ इनिशियल स्पीड नहीं दे रहे हैं, शुरुआत में स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर ट्रेवल 10 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक जब 10 सेंटीमीटर नीचे जा रहा होगा, ठीक है ना, आफ्टर ट्रेवल 10 सेंटीमीटर ऑफ इंक्लाइन प्लेन का 10 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद इट अगेन कम्स टू रेस्ट, फिर वापस से क्या हो जाता है, देखो इसको छोड़े, क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इधर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा, mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा, mg लगेगा, उसका 2 कंपोनेंट करेंगे, एक इधर mg sin थीटा होगा, इधर mg cos थीटा होगा, mg sin थीटा की वजह से नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरते गिरते 10 सेंटीमीटर बाद क्या होगा, इट अगेन कम्स टू रेस्ट, वापस से फिर क्या हो गया, रुक जाएगा, यानी फाइनल स्पीड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्यों रुकेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तो हाँ फाइनली इसको जाके रुकना होगा, और जब फाइनली ये रुक जाएगा उस समय इसका स्प्रिंग का क्या होगा, एक्सटेंशन भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कितना ही नीचे गया, देखो तो कितना नीचे जा रहा है, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर नीचे आएगा, 10 सेंटीमीटर, स्प्रिंग भी कितना खींचेगा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग को खींचने से स्प्रिंग के द्वारा कितना वजन होगा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वजन निकाल लेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, उसके द्वारा भी वजन निकाल लेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा भी वजन निकाल लेंगे। तीनों के द्वारा जो वजन होगा, तीनों का समेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी उस क्वेश्चन में वजन बाय स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा, फिर फ्रिक्शन फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर हमारा फिगर छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये ब्लॉक है 10 kg का है, और यहाँ पे एंगल 37 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और सामने में स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना।
चलो देख लो, इस ब्लॉक का जो एम जी होगा हमेशा क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। एम जी का वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू जी 100, जी का वैल्यू 100 लेते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट हमको ऐसे तोड़ना है कि उसका एक कंपोनेंट का मोशन की तरफ हो। तो इसका मोशन किधर हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है ना, तो इसको हम लोग एक्स बोल लेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर वाई बोलेंगे। किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, बशर्ते कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो, 90 डिग्री में हो। बशर्ते कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री में हो। सर किन दो में तोड़ेंगे, उस कंपोनेंट में तोड़ेंगे जिसमें हमको जरूरत होगा। किस में जरूरत है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है, इधर है। तो एक इसको हमने एक्स बोल दिया, इसको हमने वाई बोल दिया। तो ये थीटा है, मान लो ये कितना है, 90 एंगल होगा, 90, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो ये थीटा है 90, तो क्या बचेगा 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे। और ये 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 90 ना, ये पूरा क्या है यहाँ, ये 90 डिग्री ना, तो यहाँ कितना बचा, थीटा बचेगा। तो हमेशा इधर क्या आएगा, देखो एम जी कोस थीटा, एम जी में कितना है 100 है, तो इधर आएगा 100 कोस 37। और इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, दो कंपोनेंट, एक इधर, इस एम जी का दो कंपोनेंट इधर और एक इधर। इन दो से मिलकर ये बना है, या ये बोलो ये दोनों टूट के ये बना। तो इधर कितना जाएगा भाई, एम जी साइन, इस सब हम ऑलरेडी पता है बेसिक चीज़, ठीक है ना। एम जी साइन थीटा, तो एम जी का वैल्यू कितना है 100 और साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, शॉर्ट ट्रिक याद करने का, 37 मतलब सामने 3 इधर 4 इधर 5, ये 3/5, 100 गुना 3/5 की जगह तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन, कितना 60 न्यूटन। अब एम जी साइन थीटा लगने की वजह से ब्लॉक नीचे गिर रहा था, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, जिधर मोशन होगा उसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। अच्छा इधर क्या लगेगा, ब्लॉक पे नॉर्मल लगेगा, ठीक। चलो सबसे पहले एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 60 आया, याद रखना। अच्छा एक फोर्स आ गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये म्यू निकालना है आपको ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और एन किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा। एन क्या है, देखो एन किसके बराबर है, इसके ये वाला चीज़ क्या है, एन के बराबर है कि नहीं है, ये है एम जी, ये है कोस थीटा, यानी 100 गुना कोस 37, कोस 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, 4/5 सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 80 म्यू। फ्रिक्शन फोर्स कितना गया 80 इंटू म्यू। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, पार्ट ऑब्जेक्ट का छोड़ने के बाद इधर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना इधर हुआ, कितना का 10 सेंटीमीटर का, कितना का क्वेश्चन मिलेगा, कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही लग रहा है, कितना 60 का, तो इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा cos 0 पॉजिटिव वर्ग आएगा। अच्छा 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा लगभग जब स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ऑर्डर कितना होगा नेगेटिव होगा, कोई जरूरी नहीं बताया भी पॉजिटिव हो सकता है। बट देखो इधर क्या लग रहा है, इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा cos 90, यानी फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर आएगा क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। याद रखना मैं बार बार cos 0 cos 90 लिखूंगा बस। अच्छा स्प्रिंग की फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होता है -12 k² के का वैल्यू कितना है 100 है और x मतलब कितना का एक्सटेंशन होगा, जितना ये नीचे गिरा कितना नीचे गिरा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो सबके द्वारा मैं वर्डन निकाल लूंगा और वर्डन इस क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्योंकि क्या बोला 10 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद ये रुक जाता है, यानी फाइनल स्पीड भी क्या है 0 है। और इनिशियली क्या हुआ इसको हमने छोड़ा रिलीज किया तो इनिशियल भी कितना 0 है, इनिशियल भी 0 और फाइनल स्पीड भी क्या होगा रुक जाने के बाद रुक जाएगा, यानी फाइनल एनर्जी भी क्या होगा 0 और इनिशियल एनर्जी भी क्या होगा 0। तो आराम से इसको हम बना सकते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 80 म्यू आया और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 60 न्यूटन आया, ठीक है ना। और बाकी सबका वर्डन निकाल लेंगे, इसको मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो। तो वर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है -12 kx²। वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या का वर्डन क्या होगा वही फोर्स इंटू जो भी रहेगा। तो फोर्स कितना है, फोर्स कितना है म्यू इंटू एन, जो भी आया था 80 म्यू आया था, तो ले लेते हैं म्यू इंटू एन इंटू कोस 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना ये हो गया फोर्स, या चलो ऐसे लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स कर देते हैं, क्योंकि सब जैसे 1 मीटर नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स के जैसे भी 1 मीटर नीचे गया समझो, जो अपोज किया वो स्प्रिंग भी 1 मीटर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फोर्स लिख देते हैं एम जी साइन थीटा, जिसका वैल्यू आ गया था 60 आया था, 37 डिग्री है साइन 37, इसका वैल्यू पता है वो, इसका वैल्यू हमको पता है पुट कर देंगे ना, यहाँ से लिखे हुए थे इंटू एक सेंटीमीटर में सब था, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। चलो अब फटाफट सोल्व कर लेते हैं। चलो -12 इंटू के का वैल्यू कितना है 100, एक्स कितना है भी 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे ना, 10 गुना 10⁻⁻² का स्क्वायर -12 के², ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आया था, फ्रिक्शन फोर्स कितना था, फ्रिक्शन फोर्स
80 म्यू, कितना आया था 80 म्यू। क्यों, एम जी कोस थीटा के बदले नॉर्मल, तो एम जी का वैल्यू कितना था 100 और कोस 30 का वैल्यू कितना आया था 4/5, तो सोल्व करके कितना आया था 80 आया था। अच्छा एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, बट दोनों में कितना है, एक्स किधर है, एक्स है इधर और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो क्या होगा माइनस आएगा या नहीं आएगा, माइनस ऑफ मार्कर में आज मेरा इंक नहीं है, माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना है 80 म्यू इंटू एक्स, कितना एक्स का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कितना चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था 60 आया था, 60 किधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, इंटू एक्स एफ फोर्थ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, और इसका वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना देंगे तो इज इक्वल टू 0 - 0। जिसको निकाला उसको एक तरफ रखो, बाकी को इस तरफ रखो, इसको निकाला तो मैं म्यू को निकाला ना, इसको मैं इस पार लेके जा रहा हूँ, बाकी जो को इस पार रख रहा हूँ, यहाँ सोल्व करेंगे 10⁻⁻2 का देखो यहाँ पे कितना होगा -1/2 इंटू 100 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, खत्म हो जाएगा ना ये सब, बहुत इजी कैलकुलेशन, प्लस 60 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 10 2 0 2 0 खत्म 6 इज इक्वल टू उस पार जाएगा 80 म्यू गुना 10⁻⁻1, खत्म, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा ना, दो देखो 1 0 2 0 खत्म, यानी 8 म्यू, तो ये खत्म हो जाएगा 4 0, तो यहाँ पे 6 - 1/2, 6 - 1/2 6 बचा और यहाँ पे -1/2 बचा, 6 - 1/2 इज इक्वल टू 8 म्यू, 6 - 1/2 कितना होगा 12 - 1 11/2, 11/2 बराबर 8 म्यू, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 11/16, 11/16, म्यू का वैल्यू 11/16 आंसर, यानी 1 से कम ही आएगा। जनरली म्यू का वैल्यू 1 से कम होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, कभी कभी 1 से भी ज़्यादा हो सकता है। जब आप फ्रिक्शन फोर्स पढ़ोगे, ठीक है, मेरे पास फोर्स वाला चैप्टर अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बराबर चेंज करने कर, ऑल फोर्स में कौन कौन सा फोर्स है सर, स्प्रिंग फोर्स, तुरंत लिखोगे -12 के स्क्वायर, ठीक है, एक्स कितना है सर 10 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर दोगे 10 गुना -10⁻2 का स्क्वायर, एम जी साइन थीटा, हमेशा ये सब याद होना चाहिए। अगर ये थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या होगा एम जी कोस थीटा, इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या होगा कोई भी फोर्स, अगर ये इंक्लाइन प्लेन में अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, इधर हमेशा इंक्लाइन प्लेन की तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट, कब, जब एंगल यहाँ पे रहेगा नीचे में रहेगा, तो इधर एम जी साइन थीटा, फटाफट साइन थीटा में लोड करके एम जी साइन थीटा लगा दोगे, इधर एम जी कोस थीटा निकल जाएगा, तो नॉर्मल पता चलेगा, म्यू गुना नॉर्मल करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स पता चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा गया उधर, तो उसके द्वारा वर्डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उसके द्वारा वर्डन कितना आएगा नेगेटिव आएगा, एम जी साइन का वर्डन कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, एम जी साइन का वर्डन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होता है नेगेटिव होता है। इन सबको सोल्व करके जो अननोन है उसको निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो आप कि ब्लॉक कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, गिर गई स्प्रिंग से टकरा रहा है, रास्ता में फ्रिक्शन भी है, रास्ता में फ्रिक्शन फोर्स भी लगा, जैसे भी लगा ना, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा, स्प्रिंग फोर्स भी लगा, और आपका तीनों का वर्डन किसके बराबर आया, चेंज इन कनेक्टिविटी के बराबर आया, कितना आसानी से सोल्व हो गया, कॉन्सेप्ट कितना ईजी है, सोल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। वैल्यू को फटाफट पुट करना है, पहले से निकाल के रखने का कोई जरूरत नहीं है, डाटा पुट करते हुए आंसर निकाल सकते हो और आराम से तरह क्वेश्चन करके लेके जाओगे और आपको 4 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे क्वेश्चन दिखने में अजीब लगे, टफ लगे, कुछ भी लगे, बट टफ होता ही नहीं है क्वेश्चन बहुत इजी होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सीरीज जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 जो आएगा, 8 तो 10 होगा, 11 लेक्चर नंबर जो आएगा उसमें भी सेम क्वेश्चन रहेगा और ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा। 7 to 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे और आया हुआ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और भी करेंगे उसमें, इसी तरह क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझो, फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो और तब तक के लिए बाय बाय।